Okay, so today we are going to start with the solution chapter. Okay, in solution, first we'll see that like what are the patterns of questions that they are asking every year from the chapter, solution chapter. तो इसमें जो मेरा सबसे पहला होता है ना कि we have like अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो इसमें क्या है कि इसमें एक 2.1 दिया हुआ है, फिर 2.2 दिया हुआ है, 2.3 दिया हुआ है और 2.4, 2.5, 2.6 और लास्ट जो आपका क्या है 2.7। 2.1 में कुछ भी नहीं है, वो सॉल्यूशन के टाइप्स बता रखे हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन में जो होगा वो आपका क्या होगा कि होमोजीनियस सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि आप एक बार सॉल्यूशन को अगर आप मिक्स कर देते हो तो फिर क्या होता है कि उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, कि वो जैसे कि आपका हो गया शुगर और वाटर का सॉल्यूशन जो हो गया वो आपका हो गया क्या होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना, तो उसको आप चाहे तो आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हुआ वो आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन वो हुआ कि जैसे कि अगर मैंने वाटर में अगर मैंने सैंड डाल दिया, सो इफ यू स्टिर दैट वन, आप कुछ देर के बाद निकालोगे तो वो सैंड सैंड ही रहेगा और वाटर वाटर ही रहेगा, है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अगर हम आते हैं 2.2 में, तो 2.2 आपका क्या है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। 2.3 जो होगा वो आपका क्या है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 2.4 जो होगा वो आपका हेनरीज लॉ से रिलेटेड रहेगा। 2.5 में आपका वो रॉल्स लॉ का जो वेपर प्रेशर ये सब होता है वो रहेगा। 2.6 इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड 2.7 इज नथिंग बट एबनॉर्मल मासेस, दैट इज योर वैन टॉप फैक्टर। तो अभी तक जो है ना वो क्वेश्चन 2.1 से तो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, और दिस वन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। 2.2 से जो है ना वो जनरली 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं लेकिन कम आते हैं, और ये रहता है आपका 3 मार्क्स। ठीक है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स में जैसे कि आपका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए होगा तो न्यूमेरिकल टाइप्स रहते हैं, इसलिए यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। 2.3 जो है वो थ्योरेटिकल ज्यादा होता है, इसलिए इसमें 1 मार्क के ज्यादा आते हैं, फिर आपके 2 मार्क्स और लास्ट में आपके 3 मार्क्स। ठीक है ना। 2.4 में अगर आप देखोगे तो अभी तक बहुत क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ठीक है आते हैं क्वेश्चन इससे भी। और सिमिलरली 2.5 में भी ये देखो 2 मार्क्स जहां पर भी ये ग्राफ ऊपर है मींस 2 मार्क्स के ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 1 मार्क और ये रहा 2 मार्क्स और ये रहा 3 मार्क्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसमें कोई होता है तो वो होता है आपका 2.6। इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, और उसके बाद आपके वैन ऑफ फैक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये रहता है। तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस कहीं से आते हैं तो वो रहता है आपका 2.6, दैट इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें जो होता है वो 1 मार्क के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी तक, ठीक है ना, या फिर आपके सीबीएसई के जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उसमें भी जो पूछे जाते हैं 1 मार्क के, ठीक है ना, वो 1 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे उसमें ज्यादातर, इसको मैं 1 मार्क को ना मैं वीए से, वेरी शॉर्ट आंसर से मैं डिनोट करता हूँ। इसमें जो आपका क्वेश्चन होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एंड रिलेटेड टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर मास के क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं इसका देखूं कि जो इसमें 2 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो कहाँ से आता है, ये 2 मार्क के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना वो ज्यादातर आपके कहाँ से होते हैं, यहाँ से आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन से। ठीक है ना, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन से होते हैं, और साथ में क्या होता है मिक्स्ड होता है आपका कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये हर बार आ जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो आपका लास्ट होता है दैट इज नथिंग बट योर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स जो होता है वो अगेन कहाँ से होता है, वो अगेन आपका कहाँ से होगा, वो अगेन आपका हो जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही। ठीक है, वो अगेन आपका कहाँ से होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही होता है। Now you see that from 3 marks also we have the same thing, that is your colligative property. तो इसमें जो होता है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इधर इट विल कम फ्रॉम दिस साइड और इधर इट विल कम फ्रॉम दिस साइड। ठीक है ना, तो ये क्या होगा इसमें आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से होगा, या फिर जो मैंने भी बताया था ना कि डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस वो आते हैं। ठीक है ना, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस, और या फिर एबनॉर्मल मोलर मास भी आते हैं। तो वो आपका होता है किससे, वैन टॉप फैक्टर या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं,
या तो वो क्वेश्चन आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और इधर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में से लाइक दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द मोलर मास. ओके, so mostly these are the pattern of CBSE and they have followed this thing every time. ठीक है ना. तो ये जो होता है this is your this thing. Okay, now we will move to the this is your pattern. Now we are moving to the chapter side कि हमारे साइड में क्या क्या चीजें हैं, like what are the topics that we are going to study. ठीक है ना. Now your first thing, ठीक है ना. अब हम लोग देखते हैं कि like okay in solutions what and all we are going to study. ठीक है ना. Solutions में what and all we are going to study. Okay, now your first topic. What is your first topic? Sir, first topic will be your concentration terms. ठीक है ना. What is your first topic? Sir, first topic will be your concentration terms. ठीक है ना. First we'll discuss the concentration terms. ठीक है ना. In your class we have completely 6 types of concentration terms. ठीक है ना. कितने तरह के concentration terms होते हैं? 6 टाइप के concentration terms होते हैं. First one is your percentage of W by W. That is your percentage of mass by mass. ठीक है ना. W means mass और ये भी हो गया mass. That is called as mass by mass percentage. Mass by mass percentage. Second one is nothing but percentage of volume by volume. That is your volume by volume percentage. Okay. Third one is nothing but your ppm. That is your parts per million. Parts per million. Fourth one is your nothing but mole fraction. Fourth one is your mole fraction denoted by x. ठीक है ना. और fifth one is your molarity. Fifth one is your molarity denoted by capital M. और sixth and the last one is nothing but molality जो कि small m से denoted होता है. ठीक है ना. जो कि आपका स्मॉल m से डिनोटेड होता है. अब हम लोग जो है ना वो एक एक करके हर एक चीज को अब हम लोग देख लेते हैं. ठीक है ना. तो हम लोग पहला अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लेते हैं. ठीक है ना. ये मैं अपना पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लेते हैं. ठीक है ना. तो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है? ये आपका होता है पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. दैट इज योर परसेंटेज ऑफ मास बाय मास. दैट इज योर W by W. रिमेंबर दैट वेरी इजी शॉर्टकट कि सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स व्हेनेवर यू आर डिफाइनिंग, always remember that in numerator what will come? Sir, in numerator always your solute will come. In numerator what will come? Sir, always solute will come. And in denominator what will come? Sir, solution will come. In numerator what will come? Sir, solute will come. Or in denominator what will come? Solution will come. तो percentage of what weight by weight में और percentage of mass by mass का अगर हम formula लिखेंगे, so what will be? So I just said you know कि sir always in numerator what will be the scene? Sir, it will be your mass of क्या होगा? सॉल्यूट होगा. और डिनोमिनेटर में क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन होगा. ठीक है ना. मास ऑफ सॉल्यूशन होगा. एंड यू नो दैट कि इन सॉल्यूशन में दो चीजें ही होती है. एक होता है आपका क्या? सॉल्यूट. और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट. एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. सॉल्यूट को जो होता है वो हम लोग W2 से रिप्रेजेंट करते हैं. सॉल्वेंट को हम लोग W1 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मास ऑफ सॉल्यूट व्हाट आई कैन राइट डाउन? W2 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2. व्हाई सर? बिकॉज सॉल्यूशन इज नथिंग बट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. दैट इज व्हाई इट इज W1 प्लस W2. और अब देखो परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. सो इट विल बी इनटू 100. हाँ या ना. ये हो जाएगा इनटू 100. करेक्ट है. अच्छा. सो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज मास बाय मास का फॉर्मूला. ठीक है. अब ध्यान से देखो कि सर परसेंटेज ऑफ मास बाय मास इज नथिंग बट वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. इजी है. अगर इसी तरीके से अगर हम डिफाइन करेंगे तो अगर हम अपना सेकेंड टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज योर percentage of volume by volume. So again we can do it in this way only. That is nothing but percentage of volume by volume is nothing but that is nothing but क्या होगा बताओ? That is nothing but sir your volume of the solute divided by volume of solution. That is volume of solution. और into क्या होगा? Into 100. Why sir into 100? Because we are calculating in terms of
परसेंटेज. नाउ यू सी दैट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. तो इसमें अगर हम जानते हैं कि सॉल्यूट को हाउ वी डिफाइन बाय द V2, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज योर V1 फॉर सॉल्वेंट एंड V2 फॉर सॉल्यूट. सो V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100. एक और चीज याद रखना है, सपोज करो कि इफ इन क्वेश्चन इफ दे हैड गिवन यू, ठीक है ना, जब हम लोग परसेंटेज वेट बाई वेट अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, सपोज इफ दे हैड गिवन यू इफ परसेंटेज ऑफ W बाई W इज इक्वल टू 20%, अगर ये दे रखा है, ठीक है ना, अगर वो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आपका वेट परसेंटेज है वो कितना दे रखा है, 20% दे रखा है. तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि you have to let, what you have to let is sir, let weight of the solution, weight of the solution को कितना मानोगे, 100 ग्राम. weight of the solution को कितना मानोगे, 100 ग्राम. और ये जो दे रखा था ना वो किसका दे रखा आता है, solute का. so weight of the solution you have to assume 100%, then your weight of the solute is given as, weight of the solute is given as 20%, मतलब weight of the solute हो जाएगा कितना, 20 ग्राम. So obviously solvent will be how much, weight of the solvent will be how much, sir, weight of the solvent will be nothing but 80 gram. It's very easy or not. So mostly this pattern will be there in the question. You can see it in your example number 1 and example number 2 also. So most of the places this is given कि अगर percentage weight of the solution is given, then how you can calculate the other terms. So whenever that percentage is given, you take the solution weight is 100 gram and weight of the solute is given as 20%, so solute weight will be 20, so obviously solvent will be 80 ग्राम. ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी. अच्छा, ये पार्ट्स पर मिलियन जो होता है, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट इट इज ऑल्सो सिमिलर लाइक परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट ओनली. इट इज ऑल्सो नथिंग सिमिलर बाय परसेंटेज ओनली. सो ppm is nothing but only the difference is what, sir, here we are calculating the solute particle concentration in terms of millions and here it was in terms of 100. बस यही difference है और कुछ difference नहीं होता है. And here sir the solute particles will be very very small, very very small. That is why we are calculating in 1 lakh, okay, in 1 million, sorry 10 lakhs में solute particles कितने हैं, ठीक है ना, that is in your 1 million how many solute particles are present. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा क्या, पार्ट्स पर मिलियन इज नथिंग बट वेट ऑफ द सेम फॉर्मूला, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन, weight of the solute divided by weight of the solution, only it will be in terms of 10 to the power 6, only it will be in terms of 10 to the power 6. ठीक है ना, ये बस याद रखना है. weight of the solute को we define it by W2 and solution will be nothing but W1 plus W2 into 10 raised to the power of 6. इजी है, बस ये याद रखना है कि सर ppm जो होता है ना, we need to calculate it in terms of millions and here we are calculating it in terms of 100. ओके सर, दिस वन नो ppm, लाइक ppm से क्वेश्चंस रेयरली पूछे जाते हैं, बहुत ही रेयरली. ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑल्सो. नाउ वी विल गो टू द फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, दैट इज योर मोल फ्रैक्शन. अब देखो, फ्रैक्शन में कभी भी 100 नहीं आता है. फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. एंड जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि सर न्यूमरेटर इज नथिंग बट, न्यूमरेटर में ऑलवेज व्हाट विल बी देयर, sir, in numerator always what will be there, sir, solute will be there, and denominator what will be there, sir, mostly it will be your solution only will be there. So whenever you are calculating the mole fraction, whenever you are calculating the mole fraction, remember that mole fraction is nothing but उसका कितना fraction present है. Like suppose if in your school there are boys and girls are also present, right? दोनों प्रेजेंट है. तो अगर मैं पूछता हूँ कि सपोज करो कि देयर आर 40 बॉयज एंड 60 गर्ल्स आर प्रेजेंट, सो इफ आई विल आस्क यू कि अच्छा यू टेल मी कि बॉयज का मोल फ्रैक्शन, बॉयज का फ्रैक्शन कितना प्रेजेंट है, तो हाउ यू विल टेल मी कि सर अगर बॉयज, सपोज करो ना, अगर बॉयज आपके कितने दे रखे हैं स्कूल में, 40, ठीक है ना, बॉयज 40 और गर्ल्स कितने दे रखे हैं, 60. तो अगर कोई पूछ दे कि सर बॉयज का परसेंटेज बताओ या फिर बॉयज का फ्रैक्शन बताओ, तो कैसे बताओगे, 40 डिवाइडेड बाई टोटल, दैट इज योर 40 प्लस 60. ये हो जाएगा इनका बॉयज का फ्रैक्शन. अगर आप, मैं पूछ दूं कि सर कितना परसेंटेज है, तो कितना हो जाएगा सर, इंटू 100, सो ऑब्वियसली इट विल बी 40 बाई 100 इंटू 100, दैट इज योर कितने परसेंट है बॉयज, 40%. बॉयज आर ओनली प्रेजेंट 40%. सो इसका इसी तरीके से तो हम लोग निकालते हैं फ्रैक्शन, और अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100.
सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू यूज इट हियर आल्सो, मोल फ्रैक्शन में भी, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा कि सर इट इज डिनोटेड बाय एक्स। Always remember that we have in a solution we have two things. First thing is your solute and another one is your solvent. जैसे क्लास में दो बच्चे थे, एक थे बॉयज और दूसरा था गर्ल्स, so you need to calculate the percentage of boys and the percentage of girls both. Similarly here also you need to calculate the mole fraction of solute and mole fraction of solvent, both दोनों निकालना होगा आपको। तो अगर मैं सॉल्यूट का निकालता हूं तो आई विल डिनोट इट बाय एक्स ए। एक्स इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, ए विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूट। सो इट विल बी नथिंग बट एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, रिमेंबर दैट। अच्छा, इसको मैंने सॉल्यूट को आई हैव रिप्रेजेंटेड इट विद बी, सो आई विल राइट डाउन एक्स बी, या फिर कुछ भी लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, एक्स ए ही लिखते हैं चलो। सो एक्स ए, सो इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ए का क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, solute के moles divided by total moles, number of moles of solute divided by total moles, that is your Na divided by Na plus Nb, ये होगा Na upon Na plus Nb, यही होगा, ठीक है ना। अगर आपको मान लो कि मोल फ्रैक्शन ये सॉल्यूट का ये हो गया, अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना था तो क्या करते, तो यहाँ पर ये इसको xb कर दो, ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट और ये हो जाएगा आपका xb, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पर क्या लिख दोगे, सिर्फ सॉल्वेंट लिख देना, और ये हो जाएगा टोटल मोल्स, तो ये हो जाएगा आपका Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, है कि नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। अब हमको एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हुआ ना XA और XB, ये थोड़ा ध्यान से देखना कि XA की जो वैल्यू होती है वो XA की वैल्यू क्या होती है, XA इज इक्वल टू नथिंग बट Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है, एंड XB इज नथिंग बट NB अपॉन Na प्लस NB, करेक्ट और नॉट। Now if I add both of them, then what I will get, sir? I will get Na upon Na plus NB plus NB upon Na plus NB, correct or not? Now if you take the LCM, then LCM will be Na plus NB, and if you take the LCM from top, then it will be Na plus NB, ये दोनों चले जाएंगे। सो व्हाट यू विल गेट, सर आई विल गेट XA प्लस XB की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। मतलब ये याद रखना है कि सर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, सर ऑलवेज इट विल बी इक्वल टू 1 ओनली। सो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ये याद रखना है, ठीक है। चलो, तो हमारा ये फोर्थ जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी हो गया। नाउ वी विल मूव टू व्हाट, सर वी विल मूव टू दी मोलारिटी। तो उससे पहले जो है वो ये हम लोग वो करके हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मोलारिटी हम लोग देख लेते हैं कि मोलारिटी अब क्या होता है, ठीक है। चलो, वी विल मूव टू दी मोलारिटी, वी विल मूव टू दी मोलारिटी, दैट इज योर फिफ्थ पॉइंट, मोलारिटी, ठीक है ना। मोलारिटी को याद रखना कि वी डिनोटेड विद द कैपिटल M। मोलारिटी इज नथिंग बट, इसका फॉर्मूला क्या होता है मोलारिटी का, इट इज नथिंग बट अगेन आई टोल्ड यू न्यूमरेटर विल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ, न्यूमरेटर विल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट। सो मोलारिटी की फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या होता है डिनोमिनेटर में, सॉल्यूशन, सो इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। रिमेंबर वन थिंग, सर यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन होता है ना, ये हमेशा लीटर में ही होता है। सर अगर लीटर में नहीं होगा सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो अगर आप इसको चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि मोलारिटी इज नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज योर WB डिवाइडेड बाय WB डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये तो हो गया मोल्स का फॉर्मूला, इनटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ये भी एक इसका फॉर्मूला हो गया मोलारिटी का, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मोलारिटी। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये आपका फिफ्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी हो गया, ठीक है ना। फिर आते हैं लास्ट टर्म जो होता है वो आपका क्या होता है, सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म इज नथिंग बट योर मोलालिटी, ठीक है ना। सिक्स्थ टर्म जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मोलालिटी। इसको याद रखना है कि इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल m। नाउ only the differences between the molarity and molality is what, कि सर
Here no molality, first we see that किसका फॉर्मूला क्या होता है. Molality is nothing but here also it will be your number of moles of solute, number of moles of solute divided by weight of the solvent. यहाँ पर ये वॉल्यूम नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट होता है, और ये सॉल्वेंट का वेट किसमें होगा, केजी में. मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होता है, और यहाँ पर वेट ऑफ द सॉल्वेंट होता है. तो यहाँ से यहाँ तक whichever the things that you have seen, what is the common thing? Sir, always in numerator there was solute and in denominator solution was present. But here what you have seen, only in molality what you have seen कि sir numerator में solute तो है, लेकिन denominator में solution will not come, it will come solvent. Only this is the difference. ठीक है ना. अच्छा, now if you want to convert that solute, then you can write down WB divided by MB, और solution solvent को हम लोग क्या लिख सकते हैं, WA. Make sure this one is in kg. अच्छा sir, this one should be in kg, but generally whichever the question that you will get, it will never be in kg, it will always be in gram. So how to convert this one into kg? Sir, I will write down WB divided by MB into WA. Suppose if you have given, if they had given you in gram, तो इसको क्या करोगे, by 1000 करोगे, जो कि ऊपर में जाकर के क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, है कि नहीं है. सो दिस वन विल बी योर फॉर्मूला फॉर दी मोलालिटी. तो ये दोनों का दोनों फॉर्मूला जो होंगे ना, वो याद रखना है कि जब ये सर केजी में दिया होगा और ये जब ग्राम्स में दिया होगा, जब ये केजी में दिया होगा और ये जब ग्राम में दिया होगा. तो इस तरीके से जो होंगे ना हमारे चारों के 6 के 6 जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, वो एक एक करके हमारे खत्म हो गए. अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर एक बार जो है ना आपका 1 मार्क का पूछा भी हुआ है, ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक. ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो सबसे 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा था, वो ये पूछा हुआ था कि सर विच वन इज योर टेम्परेचर डिपेंडेंट. रिमेंबर वन थिंग, वेरेवर यू सी वॉल्यूम इन फॉर्मूला, जब कभी भी वॉल्यूम जो है ना वो अगर प्रेजेंट है, कहाँ पे, वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, मीन्स दैट इज योर टेम्परेचर डिपेंडेंट, मीन्स दैट इज इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट. अगर किसी के भी फॉर्मूला में अगर आपको क्या दिखाई दे दे, वॉल्यूम दिखाई दे दे, तो वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा. पहला पे हम लोग आते हैं, परसेंटेज ऑफ W बाई डब्ल्यू, दैट इज योर मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट. टेम्परेचर कहीं पर भी आपको वॉल्यूम कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. अच्छा, आते हैं परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम. सर वॉल्यूम ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा. पीपीएम में क्या होता है कि सर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई द मास ऑफ सॉल्यूशन. So sir, can you see anywhere volume in the formula? No sir, volume is not present, so it is temperature independent. Mole fraction, mass of the solute divided by the mass of the, moles of the solute divided by the moles of the solution. Again sir, volume is not present, so I will write down this is temperature independent. Acha, molarity, number of moles of solute divided by the volume of the solution. So yes sir, this one is temperature dependent, and molality is again number of moles of solute divided by mass of the solvent in kg. So again sir, here temperature is independent. Why sir? Because volume is not there in the formula. So kahin par bhi if you see that volume is there in that formula, then that will be your temperature dependent. Agar volume nahi hai formula mein, so that will be your temperature independent. Question आया हुआ था CBSE में कि you have to find out okay which is your temperature dependent term. तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, और उसमें से आपका मोलारिटी दैट विल बी योर टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन. ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में, बताइए कोई दिक्कत है. ओके, नाउ व्हाट इज दैट वी हैव टू सी कि ये तो हो गए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. ठीक है ना, जिससे कि आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है ना, अब हम लोग जा रहे हैं करने किसको, फर्स्ट वी विल डू दी सॉल्युबिलिटी. ठीक है ना, अब हम लोग जो है वो किसको करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू दी सॉल्युबिलिटी. ठीक है ना, तो अभी तक जो है ना हमने 2.1 और 2.2 जो था वो आपका क्या था कि सर पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स था. सो दैट वी हैव फिनिश्ड इट. नाउ अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, 2.3 दैट इज योर सॉल्युबिलिटी. ठीक है ना, तो एक पहले सॉल्युबिलिटी समझने से पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है ना वो कितने तरह का होता है. ठीक है ना, सो वी हैव 9 कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन. जैसे मैं ये बताता हूं कि अगर मैं मान लेता हूं
कि कोई भी सोल्यूशन जो होता है वो कैसे बनता है सर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो व्हाट आई विल डू, सपोज करो कि मैंने सॉलिड को ना मैंने सॉल्यूट रख लिया ठीक है ना। ये आपका जो सॉलिड है वो आपका क्या हो गया, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट जो है ना मैंने तीन तरह से ले लिए, दैट इज योर लिक्विड, दैट इज योर फर्स्ट वन यू टेक इट सॉलिड, दूसरा हो गया आपका लिक्विड, और तीसरा हो गया आपका गैस। ठीक है ना। तो जब सॉल्यूट आपका सॉलिड होगा और ये हो गए आपके सॉल्वेंट, ठीक है ना, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, है कि नहीं। इसी तरीके से अगर मैंने लिक्विड को इस बार मैंने सॉल्यूट ले लिया, और अगेन वी हैव थ्री कॉम्बिनेशन, दैट इज योर सॉलिड, और ये हो जाएगा आपका लिक्विड, और ये हो जाएगा आपका गैस। ठीक है ना। तो ये अगेन क्या हो गए, तीन तरह के सॉल्वेंट हुए। तो यहाँ पर सभी क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, ये तीन तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। सिमिलरली इफ योर गैस इज योर सॉल्यूट, ठीक है ना, तो उस केस में भी क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, और ये होगा आपका गैस। तो ये यहाँ से फिर से तीन तरह के सॉल्वेंट बन जाएंगे। कॉम्बिनेशन क्या होगा, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस कॉम्बिनेशन। करेक्ट। सो वी हैव टोटली हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सर वी हैव कंप्लीटली 9 kinds of combination which is present. अच्छा सर, डू वी हैव टू स्टडी ऑल दीज 9 कॉम्बिनेशंस? नो। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है मैं ये बता देता हूं, कि जब आपका सॉल्यूट जो होगा ना, जब एक आपका सॉलिड होना चाहिए, जब आपका सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो, और सॉल्वेंट जो हो ना वो क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। ठीक है ना, सॉलिड सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, वो आपको पढ़ना है। ठीक है ना। दूसरा क्या होना चाहिए कि आपका गैस जो होगा ना वो सॉल्यूट होना चाहिए, और सॉल्वेंट आपका क्या होना चाहिए, लिक्विड। ठीक है ना, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड। ठीक है ना। तो ये बस हमको पढ़ना है। सर इनके एग्जाम्पल इफ आई विल गेट देन इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूट होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप चाहते हो तो ये आप देख सकते हो कि सर आपका शुगर, सॉल्यूट में आप अगर यहाँ पर से शुगर ले लो, और लिक्विड तो आपका हमेशा क्या रहता है, वाटर। तो ये जो होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है ना, शुगर सॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर सॉल्यूट एज अ सॉलिड एंड लिक्विड एज अ सॉल्वेंट। तो ये हो गया आपका शुगर सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा सर, गैस मेरा सॉल्यूट होना चाहिए और लिक्विड मेरा क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट। तो गैस तो हम जानते हैं कि बहुत सारा गैस होता है, HCl हो गया आपका, CO2 गैस हो गया, और लिक्विड को आप किस में डाल दो, वाटर। ठीक है ना। तो ये जो होता है जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इफ यू गो टू, अगर आप एयर में जाते हो, अगर आप वाटर में जाते हो तो क्या मिक्स होता है सर, वहां पर आपको CO2 गैस प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है वाटर में। सो दैट ऑक्सीजन गैस कहाँ पर प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है। तो वहां पर ऑक्सीजन हो गया आपका सॉल्यूट, और वाटर हो गया सॉल्वेंट। मैंने सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या होती है कि सर विच इज प्रेजेंट इन अ वेरी लेस क्वांटिटी। सॉल्यूट आर दोज विच इज प्रेजेंट इन अ वेरी लेस क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट आर दोज विच आर प्रेजेंट इन अ मैक्सिमम क्वांटिटी, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है ना, कंबाइंड टुगेदर दे आर कॉल्ड एज सोल्यूशन। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाइक विच एवर द थिंग्स दैट यू आर पुटिंग अप दैट विल बी योर सॉल्यूट। मतलब आप चीनी को पानी में मिलाते हो, पानी को चीनी में नहीं मिलाते हो। ठीक है ना, तो विच एवर यू आर पुटिंग इट दैट विल बी योर सॉल्यूट, एंड ऑन विच यू आर पुटिंग इट दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो याद रखना कि सॉल्यूट इज ऑलवेज इन लेस क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन मैक्सिमम क्वांटिटी। तो ये हमें याद रखना होगा। ठीक है ना। तो ये तीन तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, और अगर आप इनको मिक्स्ड करते हो तभी क्या होता है, वो एक सोल्यूशन बनता है। ठीक है ना। तो हमें बेसिकली दो तरह के सोल्यूशन पढ़ने हैं, एक आपका जब सॉलिड सॉल्यूट हो, और एक लिक्विड जब आपका सॉल्वेंट हो, एक गैस जब सॉल्यूट हो और लिक्विड जब आपका सॉल्वेंट हो। ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के दो चीज पढ़ने हैं। ठीक है। अब हमको ये देख लेते हैं कि सर पहला चीज जो है ना हमको क्या पढ़ना है, सर पहला चीज हमको पढ़ना है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ पढ़ने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड दी सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना। तो आपको क्या पता होना चाहिए सर, सॉल्युबिलिटी पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना अपना लास्ट वाला केस कर रहे हैं, कौन सा, solubility of a gas, solubility of a gas in a liquid solvent, in a liquid solvent। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था कि सर किसको मिला रहे हो, whom you are mixing, sir I am mixing gas, so this one will be your solute। ठीक है ना।
किस में मिला रहे हो सर? लिक्विड में मिला रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है? सो विच एवर यू आर मिक्सिंग दैट विल बी योर सॉल्यूट, और जिसमें मिला रहे हो ऑन विच यू आर मिक्सिंग दैट विल बी योर सॉल्वेंट। तो ये जो होगा यहाँ पर आपका गैस क्या है? सॉल्यूट, और लिक्विड क्या है? आपका सॉल्वेंट है। ठीक है कि नहीं है? तो अब हमको ये देखना है, तो हमको पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर affecting the solubility of a gas. We will see that factors affecting the solubility of a gas, factors affecting the solubility of a gas in a liquid solvent. What are the factors that are affecting the solubility of a gas in a liquid solvent? Now यहाँ पर जो होता है वो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सर हमको क्या मिलाना है सर? सॉल्यूट को मिलाना है। किसमें मिलाना है सर? लिक्विड में। ठीक है ना? तो वो कैसे होगा? तो पहला जो फैक्टर होगा ना वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। पहला होता है आपका, किसको मिला रहे हो? गैस को। तो पहले तो वो नेचर पे डिपेंड करेगा। किसके नेचर पे? गैस के नेचर पे, कि सर गैस, वेदर गैस वांटेड टू गेट मिक्स्ड अप और नॉट, पहले तो वो मैटर रखेगा, है कि नहीं है? तो हाँ सर। तो याद रखना कि सॉलिबिलिटी का सबसे मेन जो होता है ना वो क्या होता है? सॉलिबिलिटी मीन्स व्हाट? कि दैट शुड गेट मिक्स्ड अप प्रॉपर्ली, वो पूरी की तरह पूरी डिजॉल्व हो जाए सॉल्यूशन में। ठीक है ना? वो पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाए। तो याद रखना कि जब भी कभी भी बॉन्ड बन जाता है, ओके, व्हेनेवर देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन टुक प्लेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, whenever there is a bond formation took place between solute and solvent, solubility will increase। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सर सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा होगी? कि जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में हो जाएगा, देन दैट केस व्हाट विल हैपन? योर सॉल्युबिलिटी विल गेट इंक्रीज्ड। ठीक है ना? तो चलो पहला हम लोग देख लेते हैं, नेचर ऑफ गैस। तो याद रखना है कि हमारे पास वी हैव टू काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। सर फर्स्ट होता है, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है ना? अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सर पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सर व्हाट आर दोज पोलर मॉलिक्यूल्स? सर दोज मॉलिक्यूल्स, polar molecules are those molecules which will have polarity on it, मतलब जिसके ऊपर पोलैरिटी हो। जैसे कि आपका हो गया HCl। देखो क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है? हम लोग पढ़ चुके हुए हैं कि सर वी हैव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और यस क्लोरीन भी होता है। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या करेगा? देन हाइड्रोजन। सो ये क्या करेगा कि क्लोरीन जो होगा ना वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा। सो हुएवर इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स दे विल पोजेस डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स देता है विल हैव पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखो पोलैरिटी डेवलप हो गई। यस सर, पोलैरिटी डेवलप हो गई कि नहीं हो गई? करेक्ट है? अच्छा, so sir whoever will give the negative charge will have a more polar, and whoever is losing the electrons will have positive charge। तो पोलैरिटी डेवलप होने के बाद ये जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल। अगर नॉन पोलर में देखोगे तो क्लोरीन और क्लोरीन ले लो, क्लोरीन भी एक गैस ही है। तो अब हम यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा कि सर अगर दोनों के दोनों एटम सेम हो गए, ठीक है ना, अगर दोनों के दोनों एटम सेम हो गए तो यहाँ पर ना ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इससे इलेक्ट्रॉन देगा। तो सर यहाँ पर तो चार्ज डेवलप्ड ही नहीं होगा, यहाँ पर तो चार्ज डेवलप्ड ही नहीं होगा। सो इफ देर इज नो चार्ज डेवलप्ड देन इट विल बी कॉल्ड एज नॉन पोलर। या तो ये केस होना चाहिए या फिर नेट चार्ज जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई। सो वी अंडरस्टूड वन थिंग कि सर अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्या था सॉलिबिलिटी का कि सर बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो वो कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है ना? अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो वो कंपाउंड क्या होगा? सॉल्युबल हो जाएगा। तो चलो हम लोग ये देख लेते हैं कि नेचर ऑफ गैस में हम लोग को क्या देखना है कि सर अगर मान लीजिए कि व्हाट यू हैव डन, यू आर मिक्सिंग गैस इन अ लिक्विड, मतलब कि HCl ये आपका गैस हो गया। इसको आप किस में मिक्स कर रहे हो सर? इसको आप मिक्स कर रहे हो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर ये हो गया, मान लेते हैं कि ये आपका वाटर हो गया ना, तो वाटर में आपका क्या हो गया? ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये आपका मान लेते हैं हाइड्रोजन। अब देखो मैंने अभी तुरंत बताया था कि क्लोरीन जो होता है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना वो एक्चुअली, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ फॉर्म्ड होता है। तो
HCl, ओके, और यहाँ पर आपको HO और आपको HN। मतलब हम भी मैंने बताया था ना कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड एक फॉर्म करता है ना इन सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब कभी भी आप HCl को ना जो आप वाटर में मिक्स करते हो तो क्या होता है कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ये क्या बना देता है? ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, ठीक है ना। ये एक आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि जब कभी भी बॉन्ड बन गया तो फिर क्या हो जाएगा? कंपाउंड तो सॉल्युबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण क्या होता है कि ये HCl गैस जो होता है ना वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। सो व्हाट वी अंडरस्टूड वन थिंग फ्रॉम हियर कि सर इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, मींस इफ इफ if gas is polar, if gas is polar, then what will happen? Then solubility will increase, है कि नहीं है? if gas is polar then solubility increases, ठीक है ना। अगर गैस नॉन पोलर है तो ऑब्वियसली क्या होगा सर? बॉन्ड ही नहीं फॉर्म्ड होगा। अगर बॉन्ड नहीं फॉर्म्ड होगा तो सॉल्युबल नहीं होगा। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि सर नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करता है। अगर गैस पोलर है, चार्ज डेवलप कर रहा है, बॉन्ड बनाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, है कि नहीं। तो पहला पॉइंट हमको समझ में आ गया कि नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा जो है वो हम लोग देख लेते हैं क्या कि दूसरा किस फैक्टर पे ये गैस डिपेंड करता है, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा हो गया आपका, दूसरा फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है दैट इज योर टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो देखो कि सर अगर आप किसी भी सब्सटेंस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि सर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना वो एक जगह पर जंप करने लगते हैं। मैंने क्या बताया था कि सॉलिबिलिटी कब इंक्रीज होगी कि सर जब बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। व्हेनेवर द बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस दैट टाइम व्हाट विल हैपन? सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज। बट हियर व्हाट यू आर सेइंग, व्हेनेवर यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन? सर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट जंपिंग, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो जब कभी भी क्या होगा ना कि अगर आप मान लो कि ये इस तरीके का कोई अगर कंटेनर आपने ले रखा है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपने क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दिए। जैसे ही आप इसको हीट करोगे ना तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो इधर उधर रैंडमनेस बढ़ जाती है। दे विल स्टार्ट मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर, रैंडम मूवमेंट होने लगता है, ठीक है ना। तो जब कभी भी अरे मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर मूविंग हियर एंड देयर, सो दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू मेक बॉन्ड। जब ये बॉन्ड बनाने के पोजीशन में ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड नहीं फॉर्म हुआ, स्टेबिलिटी विल गो डाउन। मतलब क्या समझ में आया कि सर इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर solubility will decrease, if you increases the temperature means solubility will decrease, है कि नहीं? है कि नहीं? इजी है। अच्छा, इसके बाद जैसे जो होता है, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो गया मेरा पहला फैक्टर हो गया नेचर ऑफ गैस, दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर, और थर्ड जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। देखो थर्ड क्या है, और उसी से आपका हेनरीज लॉ आया था, ठीक है ना। तो थर्ड क्या है वो देख लेते हैं। थर्ड होता है आपका प्रेशर, ठीक है ना। थर्ड क्या होता है आपका? होता है प्रेशर। प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया, एक ही चीज कॉन्सेप्ट में दिमाग में रखना है कि सर जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस दैट टाइम व्हाट विल हैपन? इंटरेक्शन विल टेक प्लेस, सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज। मतलब बॉन्ड बन गया, मॉलिक्यूल विल गो एंड सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक है। अब देखो मान लो हम लोगों ने दो केस लिया, सर एक केस ये रहा जहां पर कंटेनर जो है ना वो आराम से अपने फ्री स्पेस पे था, मतलब फ्री पोजीशन पे कंटेनर रखा हुआ था, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? मान लो कि यहाँ पर जो है ना वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। मैं ना काउंट करके कर रहा हूं ताकि तुमको समझ में आएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ये 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है ना। मान लो कि इस कंटेनर के अंदर में 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 10 मॉलिक्यूल्स को मैं चाहूं तो ये 10 मॉलिक्यूल्स ही मुझे रखने हैं, तो मैं 10 मॉलिक्यूल्स को ये आराम से ऐसे भी रह सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया आपका 10। ये हो गया आपको, है कि नहीं। तो ये तो एक अरेंजमेंट हो गया कि जहां पर एक अरेंजमेंट ये हो गया जहां पर, एक मिनट। Now you see, suppose you have one cases where the 10 molecules are there. So we have lots of spaces, right? So molecules can move here and there. They have a enough space, right?
तो क्या होगा कि कोलिजन ज्यादा नहीं होगा। याद रखना, जब कभी भी कोलिजन ज्यादा होगा, whenever the molecules will get collide, that time what will happen sir, molecules collision will take place। तो molecules में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना। अगर मान लो कि इफ यू आर लाइक सपोज you are staying in Bangalore, another student is staying in Delhi, तो अगर आप लोग एक दूसरे के साथ कंबाइंड ही नहीं होगे, लाइक इफ यू विल नॉट मीट ईच अदर, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आप में एक इंटरेक्शन नहीं होगा, है कि नहीं। वो बंदा बैंगलोर में है, वो बंदा दिल्ली में है, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। सपोज करो कि ऐसे दो बंदे हैं कि बोथ आर इन बैंगलोर एंड इफ यू आर इंटरेक्टिंग, तो व्हाट यू विल डू सर, आई विल टेक हिज नंबर एंड आई विल गिव माय नंबर टू हिम। तो क्या होगा, फिर बात होने लगेगी, फिर एक इंटरेक्शन बनेगा, फिर एक बॉन्डिंग बन जाएगी, है कि नहीं। तो कब बॉन्डिंग बनती है सर, जब मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज में आते हैं। तो whenever the molecules will come close to each other, अभी एक केस ये हुआ, तो मैंने दूसरा केस ये बनाया। दूसरे केस में मैंने क्या बोला कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज आ जाए, मैंने क्या किया कि ये कंटेनर को यहां से उठा करके मैंने यहां पे रख दिया। सेम 10 मॉलिक्यूल्स हैं, अब देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ यू टेल मी कि सर यहाँ पर ये एक ए केस है और ये बी केस है, किसमें मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज है सर, ऑब्वियसली इन बी केस मॉलिक्यूल्स आर मच मच क्लोजर टू ईच अदर। मतलब क्या होगा कि सर जब भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज में आ जाते हैं, तो क्या होगा सर, बॉन्ड बनने लगेगा, बॉन्ड बनने लगेगा। तो जब बॉन्ड बनने लगेगा तो क्या हो जाएगा सर, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब इफ यू विल इंक्रीज द प्रेशर, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। मतलब ये हुआ कि सर इफ व्हेन द प्रेशर वाज नॉट देयर, जब मैंने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा, ठीक है ना, और मैंने इसको यहाँ पर ला करके रख दिया। तो ये मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे वो भी तो कंप्रेस होते जाएंगे ना। तो जब मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा तो क्या हो जाएगा कि सर सॉलिबिलिटी जो होगी वो आपकी इंक्रीज करने लगेगी। सॉलिबिलिटी जो होगी वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज करने लगेगी, है कि नहीं है। अच्छा, तो एक चीज तो हमको ये समझ में आ गया कि सर जो मेरा सॉलिबिलिटी होता है वो मेनली तीन चीज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज योर नेचर ऑफ गैस, कि सर इफ द गैस इज पोलर देन व्हाट विल हैपन, इट विल मेक अ बॉन्ड एंड इट विल गेट soluble in water। अगर मेरा दूसरा जो है कि if I will increase the temperature then what will happen, sir randomness in the particles will get increased and solubility will get decreased। Third point is your pressure, if you will increase the pressure, molecules will come closer to each other and they will start making a bond, and due to this what will happen, solubility again it will get increased। तो ये तीन फैक्टर हुए जिस पर कि ये मेरा solubility जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। एंड विद दिस कॉन्सेप्ट ओनली व्हाट हैपेंस, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड एज हेनरी, और वही हेनरी ने आकर के एक अपना एक लॉ दिया। ओके, नाउ विल सी दैट कि व्हाट इज दैट लॉ गिवन बाय द हेनरी, ठीक है ना। तो हेनरीज लॉ जो होता है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग उसका जो भी फॉर्मेशन होता है उस पर हम लोग जाकर के देखेंगे। तो हेनरीज लॉ क्या होता है कि द प्रेशर अप्लाइड, क्या बोलते हैं इसको, द प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस, ठीक है ना। क्या बोलता है, द प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस, ठीक है ना। क्या होता है, द प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस ऑन लिक्विड सरफेस, by any gas on liquid surface is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to the is directly proportional to the mole fraction, is directly proportional to the mole fraction, is directly proportional to the mole fraction present on the liquid surface, is directly proportional to the mole fraction present in the liquid surface, present in liquid surface, ठीक है ना। तो क्या बोलता है ये कहता है कि सर जो भी आप प्रेशर अप्लाई करते हो किसी भी लिक्विड सरफेस पे, जो भी आप प्रेशर अप्लाइड करते हो लिक्विड सरफेस पे, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा सर, वो तो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया ये x। और जब कभी भी आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, so you will always get one constant and that constant is defined by kh into x। और ये kh क्या होता है सर, ये kh जो होता है ना वो आपका हेनरीज कांस्टेंट कहलाता है। और जो भी पहले के साइंटिस्ट होते थे वो अपना कांस्टेंट अपने
नाम पर ही रखते थे, ताकि उनको मेमोरी में याद रखा जा सके कि सर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू एक्स होता है। ठीक है ना। तो जब कभी भी आप फ्यूचर में अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको ये याद रहेगा कि सर हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये आप चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। तो ये होता है आपका हेनरीज कांस्टेंट। तो ये समझ में आ गया कि सर हेनरीज लॉ, एक बात याद रखना कि हेनरीज लॉ जो होता है वो आपका किससे निकल के आता है, सर वो निकल के आता है आपको सॉल्युबिलिटी फैक्टर से। ठीक है ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये बोला है कि प्रेशर जो भी अप्लाइड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वेपर प्रेशर पे। तो ये मेरा सॉल्युबिलिटी यहाँ पर खत्म हो चुका हुआ है। ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सॉल्युबिलिटी एंड वेपर प्रेशर, नो आई विल गेट कंफ्यूज। Remember, whenever a bond formation took place, then what will happen? Molecules will get more stable and they will get settled down at the bottom. So in that case, what will happen, sir? Your solubility will increase. उस समय क्या होगा? आपका solubility बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब सर इंटरेक्शन होगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कंबाइंड होंगे। वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा सर? सर whenever there is a bond break, ठीक है ना, जब कभी भी आपका बॉन्ड वीक हो जाए या फिर बॉन्ड कहीं से भी टूट जाए। ठीक है ना। तो बॉन्ड टूट गए मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू गो इन अ वेपर फॉर्म। जब कभी भी मॉलिक्यूल्स फ्री टू गो इन अ वेपर फॉर्म, दैट टाइम व्हाट विल हैपन, योर वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। जब कभी भी मॉलिक्यूल सेटल डाउन एंड दे आर एबल टू गो एट द बॉटम, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना, वेपर प्रेशर मींस दे कैन गो इन अ वेपर फॉर्म। ठीक है ना, यही बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है ना। तो पहले जो है ना, हम लोग वेपर प्रेशर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी सी दैट ओके व्हाट इज दिस वेपर प्रेशर, क्या होता है ये वेपर प्रेशर, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं कि जो भी पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, क्या होता है वेपर प्रेशर, सर पार्शियल प्रेशर जो भी एग्जर्ट होता है। अच्छा सर, पार्शियल प्रेशर और प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो भी प्रेशर अप्लाइड होता है वन मॉलिक्यूल के द्वारा, दैट विल बी योर पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना। मतलब कि सर मान लेते हैं कि अगर ए मॉलिक्यूल है, कोई ए मॉलिक्यूल, अगर ये जो भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो आई विल राइट डाउन पी ए नॉट, दैट इज योर पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाई ए नॉट, मतलब प्योर लिक्विड के द्वारा। ए नॉट, नॉट मीन्स पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाई ए मॉलिक्यूल। ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि इसी तरीके के ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट हैं, तो क्या हो जाएगा कि ए के अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी प्रेशर ये टोटल ए मॉलिक्यूल्स के द्वारा लग रहा है, दैट इज नथिंग बट योर पार्शियल प्रेशर, योर प्रेशर अप्लाइड बाई ए मॉलिक्यूल, योर प्रेशर अप्लाइड बाई ए मॉलिक्यूल। तो जब कभी भी एक मॉलिक्यूल के द्वारा प्रेशर लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर डिनोटेड बाई पी ए नॉट। और अगर उसी तरीके के ए मॉलिक्यूल्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, then that will be combined, all of them will combine to give a PA, मतलब partial pressure exerted by a molecule, sorry pressure exerted by a molecule। ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि हम लोग कर रहे थे क्या, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, क्या होता है, पार्शियल प्रेशर exerted by, partial pressure exerted by any vapor, by any vapor or gas, or gas on the surface of, on the surface of, on the surface of liquid, या फिर आप कह सकते हो solvent। ठीक है ना, on the surface of, ठीक है ना, on the surface of liquid ही हम लोग लिख लेते हैं, on the surface of liquid, या फिर आप ये कह सकते हो कि और solution भी लिख सकते हो। ठीक है ना। और कंडीशन क्या है कि जो, Sir. Can you repeat that once again? The internet just broke. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वेपर प्रेशर इज नथिंग बट, क्या होता है वेपर प्रेशर, कि सर जो भी पार्शियल प्रेशर एग्जॉर्ट होता है, सर पार्शियल प्रेशर क्या होता है, सर अगर मान लेते हैं कि सपोज देयर आर ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, देयर आर ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, तो जो भी प्रेशर अप्लाइड होगा ओनली बाय द ए मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल के द्वारा अप्लाई किया हुआ प्रेशर मींस वन मॉलिक्यूल अप्लाइड प्रेशर विल बी कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर डिनोटेड बाय पी ए नॉट। ठीक है ना। बट सपोज करो इफ द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ बंच, ठीक है ना, इफ दे आर प्रेजेंट इन अ बंच, so I can say that this one is also A, 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 means all molecules are A only, means
I will say that all the pressure means pressure applied by molecule A, then this one will be called as pressure applied by A. एक मॉलिक्यूल के द्वारा अप्लाई किया हुआ प्रेशर इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल ए के अगर प्रेशर अप्लाइड करेंगे देन वी विल ओनली कॉल इट एज अ प्रेशर अप्लाइड बाय ए मॉलिक्यूल। तो यही होता है कि जब कभी भी पार्शियल प्रेशर की बात वी विल टॉक मींस इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय एक मॉलिक्यूल मींस वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अच्छा, partial pressure exerted by any vapor or gas on the surface of the liquid or the solution, condition क्या होनी चाहिए, which is volatile in nature। पहला तो कंडीशन ये होना चाहिए कि सर वेपर में कौन जाएगा, ये बताओ वेपर में कौन जाएगा सर। सीधी सी बात है, आकाश में कौन जाएगा सर, जिसको उड़ना आता होगा वही तो जाएगा। who knows how to fly he can only go in sky, correct or not। सब तो नहीं जाएंगे ना भाई। अगर if you will see that I don't know how to fly, so obviously I can't go। who knows sir, birds knows, so that is why birds only can go। तो यहीं पर ये कंडीशन आता है क्या कि सर who can go, only the volatile substances can go, means volatile are those, ठीक है ना। volatile किसको कहते हैं कि सर on heating whoever will go in a vapor form, on heating जो भी मान लेते हैं कि ये कोई भी अगर आपने कंटेनर में सपोज करो आपने क्या रखा, वाटर रखा, ठीक है ना। कंटेनर में आपने क्या रखा, वाटर रखा। तो मान लो कि इफ यू विल हीट देम तो क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे ना वो क्या होंगे, वेपर फॉर्म में चले जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो किस में चले जाएंगे, वेपर फॉर्म में चले जाएंगे। तो जो भी मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में चला जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे वोलाटाइल सब्सटेंसेस। जो भी मॉलिक्यूल वेपर में चला जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंसेस। वोलाटाइल सब्सटेंसेस है कि नहीं। जो भी मॉलिक्यूल वेपर में चला जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देख लो, वोलाटाइल सब्सटेंसेस। अच्छा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्या होंगे कि वेपर जो कि इसमें नहीं जा पाते हैं, ठीक है ना, वेपर में नहीं जा पाते। जैसे सर एग्जांपल के तौर पे अगर आप देख लोगे, सो यू माइट हैव सीन कि सपोज इफ यू आर पुटिंग, अगर आप मान लो कि इसी में अगर आप जैसे ये कोई सोल्यूशन है ना वाटर का, इसी में व्हाट यू आर डूइंग, सपोज यू आर कीप ऑन मिक्सिंग शुगर, ठीक है, आप शुगर मिक्स करते जाओ और आप उसको स्टेयर करो, ठीक है ना। तो स्टेयर करने के बाद व्हाट यू विल सी कि एट द बॉटम यू विल फाइंड आउट कि सर कभी कभी क्या होता है ना कि शुगर जो होता है ना वो बॉटम पर जाकर के ऐसे बैठ जाता है। सो व्हाट विल हैपन कि सर ये जो है ना वो नॉन वोलाटाइल हो गया, ये तो वेपर में नहीं गया है सर। सो विच एवर विल नॉट गो इन वेपर फॉर्म दैट विल बी योर नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है ना। जो भी वेपर में चला गया दैट इज कॉल्ड एज volatile substances। Any doubt till here? No doubt। So fine, we can go to the next topic कि अब हम लोगों ने समझ लिया कि सर वेपर प्रेशर क्या होता है। अब हम लोग जो है वो क्या समझेंगे कि सर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि सर वेपर प्रेशर इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर और अ गैस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और द सॉल्यूशन व्हिच इज वोलाटाइल इन नेचर। ये हो गया मेरा पार्शियल प्रेशर, है कि नहीं है। अच्छा, दूसरा जो है कि सर वही मॉलिक्यूल जो होंगे वो वेपर में जा सकते हैं जो कि वोलाटाइल हो, which have the ability to go in a vapor form। अच्छा, नाउ अब हम लोग को दूसरा जो है वो क्या देखना है कि सर क्या क्या फैक्टर्स हैं, what are the factors that are affecting the partial pressure, ठीक है ना। अब हमको ये देख लेते हैं कि सर what are the factors that are affecting the vapor pressure। factors affecting vapor pressure, factors affecting vapor pressure, ठीक है। अब इसमें देख लो पहला जो है वो क्या आएगा कि कौन सा फैक्टर जो है ना वो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। तो सेम चीज कि सर जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड दैट इज नथिंग बट योर टेम्परेचर, ठीक है ना। ये जो टेम्परेचर होता है ना ये क्या होगा कि आपका ये वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है। कैसे करता है टेम्परेचर सर कि सर ये जो होता है ना आपका टेम्परेचर, जैसे मैंने भी बताया था ना कि सर जब भी आप कभी भी आप मॉलिक्यूल्स का क्या करेंगे, जब भी आप मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जब कभी भी आप मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा कि सर जब कभी भी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होंगे ना वो कहाँ जाएंगे, वेपर फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स का अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स तो वेपर फॉर्म में चले जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं है।
So whenever I increase the temperature, that time what will happen? Sir, vapor pressure will get increased. Temperature increase करोगे तो vapor pressure क्या हो जाएगा? आपका increase हो जाएगा. तो जस्ट नाउ वी हैव सीन वन थिंग कि सर जब कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट गोइंग इन अ वेपर फॉर्म. So what will happen? Sir, vapor pressure will get increased. So when you will increase the temperature, what will happen, sir? Your vapor pressure will get increased. Now, second thing is what? Sir, again nature. ठीक है ना, नेचर. और इसी को अगर आप चाहो तो दूसरे भाषा में क्या लिख सकते हो, दूसरे लैंग्वेज में हम ये लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड लिख दो या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है ना, नेचर ऑफ लिक्विड. तो यहां पर क्या हो जाएगा कि सर व्हेन द लिक्विड, यू सी दैट, अगर मान लेते हैं कि इफ दे मेक अ बॉन्ड देन ऑब्वियसली दे वोंट बी एबल टू गो इन एयर. सो दैट टाइम व्हाट विल हैपन? योर वेपर प्रेशर विल गेट डिक्रीज. तो अगर हम लोग ये जानते हैं कि सर इफ योर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, if your intermolecular force of attraction is weak, क्या हो जाएगा? intermolecular force of attraction is weak. मतलब क्या होगा कि अगर आपका intermolecular force of attraction क्या हुआ, अगर वो weak हो गया तो क्या हो जाएगा? easily you can break the bond. easily you can break the bond, correct or not? So if your intermolecular force of attraction is weak, so bond can break easily, है कि नहीं? bond can break easily. तो अगर बॉन्ड अगर आराम से टूट जाता है सो इट कैन गो इन अ वेपर फॉर्म. ठीक है, अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा सो जितना भी कोशिश करोगे दैट बॉन्ड विल नॉट ब्रेक. so what will happen? It will not be able to go in a vapor form. So intermolecular force of attraction is weak, means bond can break easily and it can go in a vapor form, and it can go in a vapor form. It can go in a vapor form. It can go in a vapor form. मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि सर अगर intermolecular force of attraction is high, intermolecular force of attraction is high, intermolecular force of attraction is high. So in that case what will happen? Intermolecular force of attraction is high means क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा. वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा. वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मेरा हाई होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर ये देख लेते हैं कि सर अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक तो बॉन्ड कैन ब्रेक इजिली एंड द मॉलिक्यूल्स कैन गो इन अ वेपर फॉर्म. सॉरी, तो अगर मैंने शायद बढ़ गया, मैंने बोला था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई बोल दिया था. ये एक्चुअली क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक होगा, मैंने यहाँ पे लिखा ना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वीक होगा तो वेपर प्रेशर आपका हाई होगा. मतलब इजिली वे में क्या हो सकता है कि सर आपका बॉन्ड जो होगा वो दैट कैन इजिली बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्री हो जाएंगे और वेपर में जा सकते हैं. अगर आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ बॉन्ड अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ, अगर वो स्ट्रांग हुआ तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं हो पाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा. ये समझ में आ गया? ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया. अच्छा, तीसरा जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पर ये समझ लीजिए, इसका जो थर्ड फैक्टर होता है वो थर्ड फैक्टर आपका क्या होता है? थर्ड फैक्टर होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है ना, थर्ड पॉइंट में क्या आएगा? आपका थर्ड पॉइंट में आएगा बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है ना, अब ये देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट से कैसे डिपेंड करता है, ये समझना है. ठीक है सर, तो इसमें मैं बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं दो केसेस ले लेता हूँ. एक तो मैं ये केस ले लेता हूँ ए और दूसरा केस लेता हूं मैं ये बी. ठीक है ना, ये केस ले लेता हूं ए और दूसरा केस लेता हूं मैं बी. ठीक है, अब यहां पर से ये समझो कि अगर मान लेते हैं कि इस केस में मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है. ठीक है ना, 3, 3, 6 और ये मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है. यहां पर भी मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स है? 10 ही मॉलिक्यूल है. ठीक है, अब इसका अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना सपोज करो 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये वाटर है, और बी का बॉइलिंग पॉइंट आपको कितना दे रखा है? इसका अगर आपका 60 डिग्री सेल्सियस ही दे रखा है. मतलब ये हुआ कि सर बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट इट इज द टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूल्स विल गो इन अ वेपर फॉर्म. यही होता है. ठीक है ना, तो अगर मैं सर लाइक इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस ए मॉलिक्यूल इनटू वेपर फॉर्म तो आपको कहां तक हीट करना पड़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक. लेकिन अगर आप बी मॉलिक्यूल को अगर आप वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बस कहां तक हीट करना पड़ेगा? 60 डिग्री सेल्सियस. आपने क्या किया? आपने दोनों का आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया. आपने दोनों में टेम्परेचर इंक्रीज किया.
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सर वेपर प्रेशर के कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या देखा कि सर जब आपने 100 तक हीट किया तब मेरे ये 10 के 10 मॉलिक्यूल्स आए यहाँ पर। लेकिन आपने यहाँ पर क्या देखा कि जैसे ही आपने 60 डिग्री ही टेम्परेचर किया सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, वेपर फॉर्म में आ गए। तो आपको ये पता चल गया कि सर अगर मेरा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट अगर मेरा कम होगा, अगर मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपर फॉर्म में चले आएंगे। देखो 60 डिग्री सेल्सियस पे ही सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर यू हैव टू हीट इट आफ्टर 60 ऑल्सो, मतलब कि अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यू रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है दिस वन वी विल बी यूजिंग इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो, कि सर बॉइलिंग पॉइंट कम करेंगे तो देखो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस। एट 60 डिग्री सेल्सियस ओनली ऑल मॉलिक्यूल्स गॉट कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म। सो व्हाट वी अंडरस्टूड, सर वी अंडरस्टूड वन थिंग कि सर इफ द बॉइलिंग पॉइंट इज लो मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स कैन गो इन अ वेपर फॉर्म। तो ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए जो कि वेपर प्रेशर को आपको इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब मैं जैसे मैंने बताया था ना कि सॉलिबिलिटी से आपका हेनरीज लॉ आता है, उसी तरीके से वेपर प्रेशर से आपका क्या आएगा, वेपर प्रेशर से आपका रिलेट होता है राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। क्या होता है, राउल्ट्स लॉ। तो हम लोग अब जो है वो राउल्ट्स लॉ समझते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं राउल्ट्स लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि इफ एनी वोलाटाइल सब्सटेंस इज देयर, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली वोलाटाइल सब्सटेंस व्हाट दे विल डू, सर दे विल अप्लाई अ प्रेशर, ठीक है ना, दे विल अप्लाई अ प्रेशर। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कहता है कि फॉर एनी वोलाटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है ना, किसी भी वोलाटाइल सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है ना, क्या होगा कि जो भी पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट होगा, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड, ठीक है ना, किसी भी वोलाटाइल सब्सटेंसेस मींस कि सर विच कैन गो इन अ वेपर फॉर्म। सो द पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट जो भी होगा किसी भी वेपर के द्वारा, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस, किसी भी लिक्विड के सरफेस पे, ऑन द लिक्विड सरफेस और सॉल्यूशन, ठीक है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने बताया था कि हेनरीज और राउल्ट्स लॉ ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस वही होता है हेनरीज सॉलिबिलिटी पे होता है और ये आपका राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर पे होता है। ऑन द लिक्विड सरफेस और सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो भी इसका मोल फ्रैक्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। हेनरीज लॉ भी क्या था, मोल फ्रैक्शन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है ना, प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। मतलब ये कहता है, मैंने अभी बताया था कि सर पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वोलाटाइल सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच कैन गो इन अ वेपर फॉर्म, और पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि सर जो भी एक मॉलिक्यूल के द्वारा प्रेशर अप्लाई होता है दैट इज योर पार्शियल प्रेशर। मतलब कि सर पीए नॉट, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पीए नॉट से, मतलब जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी ए मॉलिक्यूल्स का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सर उसके मोल फ्रैक्शन के। एंड इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी तो हमको क्या मिलेगा, पीए नॉट इज इक्वल, पीए इज इक्वल टू, प्रेशर जो भी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। जब आप इसको हटाओगे ना तो आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा करके आपको क्या मिलेगा, पीए नॉट इंटू एक्स ए। अब इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। मान लो कि अगर एक कंटेनर है, ठीक है ना, एक से क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मतलब उसके कितने मोल्स प्रेजेंट है, एक से मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मतलब उसके कितने मोल्स प्रेजेंट है। अभी मान लो कि मोल्स मेरे एक ही प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो जो भी प्रेशर होगा दैट प्रेशर विल बी नथिंग बट इट विल अप्लाइड बाय ओनली दिस मॉलिक्यूल। मतलब व्हाट आई कैन से दैट कि सर इन दिस केस पीए इज इक्वल टू नथिंग बट इट्स मोल फ्रैक्शन, कितने मोल्स हैं, वन, सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ओनली वन मॉलिक्यूल, करेक्ट है कि नहीं है। नाउ एंड दिस इज ओनली कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर,
exerted by one molecule. Now suppose what happens कि sir there are 3 molecules, correct? कितने molecules हो गए? 3 molecules. Now that time what will be the total pressure? Pa is equal to पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कितने के इक्वल होता है? 1 के इक्वल. मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 3. मतलब ये हो गया क्या कि सर जो भी प्रेशर एग्जर्ट होगा वो 3 मॉलिक्यूल के द्वारा होगा. मतलब यही हुआ कि सर Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. तो जितने मोल्स प्रेशर अप्लाइड करेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा. ठीक है ना. अगर मान लेते हैं सपोज करो कि इन दिस लाइक सपोज देयर आर अ कंटेनर वेयर द 2 मॉलिक्यूल्स आर देयर. ठीक है ना. एक कंटेनर है जिसमें ए के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और बी के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. ठीक है ना. तो अगर मैं टोटल प्रेशर निकालता हूं तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? ए के और बी के. मतलब टोटल प्रेशर एक्सर्टेड विल बी इक्वल टू पीए प्लस पीबी. ठीक है. अच्छा, टोटल प्रेशर जो होगा वो ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर होगा. ए का प्रेशर किसके इक्वल होता है? पीए नॉट एक्स से, अभी पढ़ा है. सिमिलरली पीबी का प्रेशर क्या हो जाएगा? पीबी नॉट एक्स बी. ठीक है ना. मतलब पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी मॉलिक्यूल्स एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा. तो नेट प्रेशर जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है? पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी. एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर राउल्ट्स लॉ. ठीक है ना. अगर आप इसको चाहोगे तो यू कैन कन्वर्ट इट ऑल्सो. कैसे? कि सर I know one formula. What is that one formula, sir? I know, sir, I know one thing कि sir XA plus XB is equal to 1 होता है. तो यहाँ से मैं XB को मैं रिमूव करके I can write down in terms of XA. तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका P2 is equal to PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के जगह पर what you can write down 1 minus XA. देखो XB is equal to क्या हो सकता है? 1 minus XA. तो मैंने यहीं पर डाल दिया. तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पीए नॉट एक्सए प्लस पीबी नॉट माइनस पीबी नॉट एक्सए. ठीक है. अब मैं एक्सए एक्सए को मैं एक जगह लिख देता हूं. तो ये क्या बन जाएगा? पीटी इज इक्वल टू पीबी नॉट प्लस एक्सए को मैंने ले लिया कॉमन और ये हो जाएगा क्या? पीए नॉट माइनस पीबी नॉट. ठीक है ना. तो अब ये बताओ कि सर दिस इज द कंडीशन. ठीक है ना. दिस इज द कंडीशन फॉर द टोटल प्रेशर. नाउ सर हियर व्हाट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि सर जो भी टोटल प्रेशर जो भी होता है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. मींस यू हैव टू अज्यूम हियर कि सर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मॉलिक्यूल मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी मॉलिक्यूल. तभी तो होगा. देखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मॉलिक्यूल मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी मॉलिक्यूल. दैट टाइम ओनली दिस टर्म विल कम पॉजिटिव. ठीक है ना. तो इस केस में क्या होगा कि पीए मस्ट बी ग्रेटर देन पीबी. ठीक है ना. तो ये एक केस हो गया. अच्छा सर सपोज करो कि मैंने यहाँ पर एक्सबी को एक्सए के टर्म में लिखा. व्हाट विल हैपन इफ आई विल राइट डाउन एक्सए को एक्सबी के टर्म में? ठीक है ना. अगर मैं यहाँ से एक्सए को लिख दूं एक्सए एक्सबी के टर्म में, सो व्हाट इट विल बी सर? एक्सए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सबी. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? टोटल प्रेशर की जो वैल्यू होगी मैं यहाँ पर एक्सए के जगह पर मैं पुट करूंगा एक्सबी. दैट इज योर पीए नॉट. एक्सए की जगह पर क्या पुट करूंगा? 1 माइनस एक्सबी और ये हो जाएगा आपका पीबी नॉट एक्सबी. इफ आई विल राइट डाउन देन व्हाट आई विल राइट डाउन? पीए नॉट माइनस पीए नॉट एक्सबी प्लस पीबी नॉट एक्सबी. अब ये क्या हो जाएगा? पीए नॉट को मैं एक जगह ले लेता हूं और व्हाट आई विल डू? आई विल टेक एक्सबी कॉमन, सो इट विल बिकम पीबी नॉट माइनस पीए नॉट. तो अब देखो कि ये टोटल प्रेशर का मेरा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होकर के ये बन जाएगा. एंड यू नो दैट कि सर इन दिस केस ऑलवेज योर टोटल प्रेशर मस्ट बी पॉजिटिव. सो दिस क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव. मतलब पीबी नॉट शुड बी ग्रेटर देन पीए नॉट. तभी तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी. तो ये होता है मेरा टोटल प्रेशर का फॉर्मूला. ठीक है ना. तो ये होता है आपका राउल्ट्स लॉ. ठीक है ना. और ये याद रखना कि इस केस में व्हाट वी हैव अज्यूम्ड कि सर सपोज करो कि एक कंटेनर में 2 लिक्विड थे. मैंने यही तो स्टार्ट किया था, ए और बी. और यहाँ पर जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल दोनों के द्वारा एग्जर्ट हो रहा है. मींस इवन ए इज वोलाटाइल एंड इवन बी इज ऑल्सो वोलाटाइल. मैंने ये अज्यूम किया है कि ए एंड बी बोथ आर वोलाटाइल एंड दिस इज योर केस 1. केस 1 वी हैव 2 केसेस इन राउल्ट्स लॉ. कि पहला तो केस ये है कि सर व्हेन बोथ आर वोलाटाइल, दोनों के दोनों वोलाटाइल होने चाहिए. ठीक है ना.
तो ये हो गया कि जब दोनों के दोनों वोलाटाइल होंगे तभी दोनों के दोनों वेपर फॉर्म में जा सकते हैं। तो ये हो गया जब when A and B both are volatile। जो केस 2 होता है राउल्स लॉ का, वो एक्चुअली में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट भी है, ठीक है ना। दैट इज योर वन विल बी योर, जब कभी भी एक जो होगा ना आपका वो क्या हो जाए, नॉन वोलाटाइल हो जाए, और दूसरा जो वो वोलाटाइल हो जाए। लेकिन उसको हम लोग देखेंगे, पहले यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये वोलाटाइल का जो केस है वो पूरा क्रिस्टल क्लियर है हमारा, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड योर वेंट ऑफ फैक्टर, दैट वी विल डू इट इन वन शॉट, ठीक है ना। तो वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। वो जो है वो हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। सो चलो, सो दैट्स टुडे के लिए इतना, ठीक है। आप यू गो थ्रू इट, ओके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल मीट एंड विल डिस्कस अबाउट द राउल्स लॉ सेकंड केसेस, ठीक है। चलो, अगर यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन जस्ट गिव अ थम्स अप, ओके, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।